रोक टोक नहीं है, कोई तुमको टोकने वाला नहीं है, तो तुम क्या करने वाले हो, तुम आसानी से वो जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींच लोगे। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज़्यादा आपके अंदर पावर आएगा कि उन इलेक्ट्रॉन को आप अपनी तरफ खींचेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गया, उसी में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है जो कि इसी कंसेप्ट में आपसे पूछा जाता है कि व्हाई द मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? तो आज आपको मेरे पीछे स्लाइड में दिखाई दे रहा है कि पीरियोडिक टेबल यहाँ पर आ चुकी है। इसका मतलब कि आज हम इस पूरे एक लेक्चर में ख़त्म करने वाले हैं डी एंड एफ ब्लॉक। तब आप सोचोगे एस और पी ब्लॉक कहाँ गया, तो वो ऑलरेडी हम कहाँ पढ़ चुके हैं, 11th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। ये जो क्लास है हमारी, ये क्लास है हमारी 12th क्लास के बच्चों के लिए, और जो कि बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, इनऑर्गेनिक उनको समझ नहीं आती है, एक्सेप्शन के लिए परेशान हो चुके हैं। सो डोंट वरी, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक 1 शॉट वीडियो, और इसमें सारे के सारे आपके जो कंसेप्ट्स हैं ये एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाले हैं। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए? तो अगर आपकी सहमति मुझे मिल गई है तो हम स्टार्ट करेंगे आज का इस चैप्टर, जिसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक। तो सबसे पहले हम कुछ जनरल बातें करते हैं पीरियोडिक टेबल को लेकर। तो अगर पीरियोडिक टेबल की जनरल बात की जाए तो हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको किसने दिया था? क्या मुझे कोई नाम बताएगा? कौन है वो शख्स जिसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी थी? तो हाँ, वो और कोई नहीं, वो है हेनरी मोसले। तो ये जो पीरियोडिक टेबल आप यहाँ पर देख रहे हैं, यही पीरियोडिक टेबल किसने दी थी? हेनरी मोसले ने दी थी, और उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इसको क्लासिफाइड किया था इन ग्रुप्स और पीरियड्स। तो आप बात करेंगे ग्रुप्स की, तो टोटल आपको यहाँ पर 18 ग्रुप्स दिखाई देते हैं, और साथ ही साथ हम यहाँ पर देखते हैं 7 पीरियड्स। और अगर ब्लॉक की बात की जाए तो जो ब्लॉक हैं वो मिलेंगे आपको 4। कौन कौन से 4 हैं? एस, पी, डी एंड एफ। एग्जैक्टली, और वही डी एंड एफ हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि एस, पी, डी, एफ इनका मतलब क्या होता है? कोई भी आंसर आप दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए बिल्कुल खुला हुआ है। जाइए, आंसर दीजिए और मुझे बताइए कि एस, पी, डी, एफ का मतलब क्या होता है। तो एस, पी, डी, एफ का मतलब होता है, एस से आता है स्फेरिकल, पी से आता है प्रिंसिपल, डी से आता है डिफ्यूज्ड, और एफ का मतलब होता है फंडामेंटल। तो ये जो 4 ब्लॉक है, ये 4 इनके नाम हैं। तो आई बात समझ में? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जब आप अपने पीरियोडिक टेबल को देखोगे तो जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है, ये दोनों ही आपके एस ब्लॉक के अंदर आते हैं। वहीं अगर बात की जाए ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक की, तो ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक आते हैं आपके पी ब्लॉक के अंदर। और यही आपको एक जो ब्रिज की तरह बीच में दिखाया हुआ दिख रहा है, जो कि है ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक, जो कि एक ब्रिज का काम कर रहा है। किसके बीच में ब्रिज का काम कर रहा है? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में जो ब्रिज का काम कर रहा है, एक दूसरे को जोड़ने का काम कर रहा है, वो कर रहा है आपका डी ब्लॉक। कौन कर रहा है? यही डी ब्लॉक। और इसके ही वजह से इस डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन भी बोलते हैं। आप देखते हैं ना, ट्रांजिशन, एक के बाद दूसरी चीज़ आ गई। तो सेम इसी तरीके से एस ब्लॉक को पी ब्लॉक तक पहुंचाने के लिए बीच में जो एलिमेंट्स हैं जो आपकी हेल्प कर रहे हैं, वो हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। वहीं आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा कि इस पूरी बरादरी से अलग तो जो आपको रोज़ दिखाई दे रही है, ये अलग से अरेंज्ड है। ऐसा क्यों किया गया इनके साथ? क्यों इनको ऐसे अलग छोड़ दिया गया? इनको भी तो पीरियोडिक टेबल के अंदर ही रहना चाहिए था। जो प्रॉपर 18 ग्रुप्स हैं आपके, उनके अंदर ही तो अरेंज होने चाहिए थे। ऐसा क्या किया है इन्होंने जो इनको एकदम अलग कर दिया गया है? पीरियोडिक टेबल की जो 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड से बाहर निकाल के एक सेपरेटली पोजीशन दे दी गई है। तो क्या आप में से कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो किस ग्रुप के अंदर आते हैं? क्या कोई मुझे बताएगा कि किस ग्रुप के अंदर ये प्रेजेंट हैं? तो देखो भाई, ध्यान से देखना आप।
जैसे ही आप इस थर्ड ग्रुप को देखेंगे, थर्ड ग्रुप में जब आप नीचे आएंगे तो स्कैंडियम, इट्रियम, ल्यूटेटियम एंड लॉरेंशियम। अगर उसके बगल वाले ग्रुप की बात की जाए पीरियड 6 और 7 में ही, तो आप यहाँ पर देखेंगे बेरियम और ल्यूटेटियम के बीच में ये कितना है एटॉमिक नंबर 56, ये कितना है 71, यानी कि टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि यहाँ से मिसिंग है। वो कहाँ गए 14 इलेक्ट्रॉन? यानी कि इस बेरियम के बाद ल्यूटेटियम नहीं आना चाहिए था, आना क्या चाहिए था? लैंथनम, और लैंथनम से लेकर पूरा इट्रीबियम तक यहाँ पर एलिमेंट जो हैं वो इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली जब आप रेडियम और लॉरेंशियम को देखेंगे तो इनके बीच में स्टार्ट होगा आपका जो एलिमेंट वो एक्टिनम से लेकर नोबेलियम तक होगा, यानी कि ये वो 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इन दोनों के बीच में अरेंज है। तो अगर आपसे कोई बोला जाए कि भाई एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो किस ग्रुप के अंदर प्रेजेंट हैं, तो वो है थर्ड ग्रुप। सिर्फ इकलौता थर्ड ग्रुप ही है जो कि इनको भाई बैठाए रखा हुआ है, और इसी की वजह से, सिर्फ और सिर्फ इसी की वजह से हम देखते हैं कि जो 6th पीरियड है और 7th पीरियड है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं 32। दिस वॉज द लॉन्गेस्ट पीरियड, इसको हम लॉन्गेस्ट पीरियड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? जस्ट द रीज़न बिंग, अगर आप देखेंगे तो पीरियड 4 और 5 के अंदर आपको टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं ईच। 4 में भी 18 और 5 में भी 18, लेकिन यही चीज़ जब आप 6 और 7 में देखेंगे तो यहाँ पर 32 है। और सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा है? क्या कोई मुझे बता सकता है सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा है? तो सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड है आपका पीरियड नंबर 1, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं जो कि प्रेजेंट हैं। तो यही चीज़ आपने देखी होगी, ग्रुप जो पीरियड 1 है उसके अंदर 2 प्रेजेंट होती हैं, सेकेंड और थर्ड के अंदर आप देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं 8। और इसी तरीके से जब हम पीरियड 4 और बात किए जाए पीरियड 5 की, तो इन दोनों के अंदर आपको मिलेंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स। और इसी के बाद अगर बात करेंगे पीरियड 6 और 7 की, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको मिलेंगे 32 ईच इन द पीरियड। हर एक पीरियड के अंदर 32 एलिमेंट्स हैं जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये तो हुई एक जनरल बात इस पीरियडिक टेबल की। अब एक एक करके हम इनका पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें इस चैप्टर में आने वाली हैं वो एक एक कर आपको आगे समझ में आएंगी। तो देखिए, सबसे पहले ही हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्ट करोगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम पढ़ते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे SPDF चारों के लिए कि जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इन चारों का। तो देखिए भाई, जैसे ही हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे S, P, D एंड F, और इन चारों का जब हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो इन चारों का ही कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आप देखेंगे NS और जो एलिमेंट्स हैं वो 1 से लेकर 2 तक प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग मैक्सिमम आप S ब्लॉक के अंदर कर सकते हो। इसीलिए S ब्लॉक का जब हम जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो वहाँ पर या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होगा। यही अगर हम बात करें P ब्लॉक के लिए, तो P ब्लॉक के केस में जब हम बात करते हैं तो S के ब्लॉक तो होंगे ही, साथ ही साथ आप P ब्लॉक भी देखते हैं जिसके अंदर 1 से लेकर 6 तक की फिलिंग आपको देखने को मिलती है। इसी तरीके से जब हम D ब्लॉक में जाते हैं तो जब D ब्लॉक की हम कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसके अंदर आपका जो एलिमेंट है वो S इलेक्ट्रॉन में भी आएगा, S ब्लॉक के अंदर भी आएगा, साथ ही साथ जो D ब्लॉक है उसके अंदर भी आएगा। और आपको अच्छे से पता है कि जब भी हम D ब्लॉक की बात करते हैं तो D ब्लॉक के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि आप फिल कर सकते हैं वो है 10, पूरे के पूरे 10। ठीक है, तो जब हम कॉन्फ़िगरेशन इसको देखेंगे तो आपको मिलेगा NS 0 से लेकर 2, इसी तरीके से ND 1 से लेकर 10। ठीक है, इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि जब आप यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर N-1
1 आएगा और देन डी आता है 1 से लेकर 10 तक। यानी कि जो एस के अंदर शेल यूज़ हुआ होगा वो उसका नंबर ज़्यादा होगा और उससे एक कम नंबर जो है वो डी ब्लॉक का होगा। इसी तरीके से जब हम एफ ब्लॉक के केस में आते हैं तो वहाँ पर जब कॉन्फ़िगरेशन हमें देखने को मिलता है तो अगेन सेम 0 to 1 n-1 डी। अब अभी हमने बात करी थी कि डी ब्लॉक के केस में जब भी हम बात करेंगे तो डी ब्लॉक के केस में हमें देखने को मिलेगा कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो थर्ड ग्रुप था जहाँ पर एक ही एलिमेंट जो है, एक ही इलेक्ट्रॉन आप डी ब्लॉक के अंदर फिल कर सकते हो। इसीलिए जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो उस टाइम पे भी आपको देखने को मिलेगा जो एफ ब्लॉक के कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर डी ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आप फिल कर सकते हो। और वही अगर चीज़ हम एफ ब्लॉक की बात करें तो एक और आपका हट जाएगा n-2f और ये आएगा 1 से लेकर 14, बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि आप फिल कर सकते हैं एफ ब्लॉक के अंदर वो होते हैं 14। तो ये रहा एक जनरल क्राइटेरिया जिसके अकॉर्डिंग हम सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन और इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगी 3D सीरीज़। तो सबसे पहले हम सीखेंगे 3D सीरीज़ को कि 3D सीरीज़ किस तरीके से होती है, किस तरीके से उसको हमें याद करना है और किस तरीके से हम फटाफट लाइक विद इन अ सेकेंड आंसर बता सकते हैं कि क्या आने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यही हमारा स्टार्ट होगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ये रहे आपके वो एलिमेंट्स जो कि 21 से लेकर 30 तक हैं। हम इनके एटॉमिक नंबर भी यहाँ पर मेंशन कर देते हैं ताकि आपको आसानी रहेगी इसको कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए। तो अगर बात की जाए अफवाह प्रिंसिपल की तो वो आप सब लोग को याद ही होगा कि कैसे अफवाह प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे, बिकॉज उन्होंने ही बताया था कि जिस सबशेल की वैल्यू एनर्जी सबसे कम है, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग सबसे पहले हम उसी के अंदर करते हैं एंड आफ्टर दैट हम इंक्रीज़ करते जाते हैं एनर्जी को और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग स्टार्ट होती जाती है। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने वाले हैं और उसके अंदर अब आपके नाम आने वाले हैं। अब जैसे ही अगर किसी बच्चे ने बोला कि मैम अब तो आप एक्सेप्शन लाने वाले हो, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एक्सेप्शन कुछ भी नहीं है। सारी चीज़ें कंसेप्ट के ऊपर है, कंसेप्ट क्लियर है तो एक्सेप्शन आएगा ही नहीं। अब यहाँ पर बोलने वाले जो कुछ लोग होंगे जो कि बोलेंगे कि क्रोमियम और कॉपर में तो एक्सेप्शन होता है, तो भाई एक्सेप्शन नहीं होता है, इसके पीछे का एक कंसेप्ट है जो कि अभी हम सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इनका कॉन्फ़िगरेशन और किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन ईजिएस्ट वे में लिख सकते हैं इसको हम सीखते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा एक तो तरीका होता है कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। अगर इस स्कैंडियम की बात की जाए तो एक तरीका है भाई हम पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखें, जैसे कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d1। तो एक तो ये तरीका होता है इस कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का, बट ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, बार बार काउंटिंग करनी पड़ती है कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं, तो इस तरीके से हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो ये तरीका हमें यूज़ नहीं करना है। हम यूज़ करेंगे एक सिंपल तरीका, फटाफट वाला तरीका, जिससे हम जल्दी से जल्दी अपना कॉन्फ़िगरेशन लिख पाएँ। तो जैसे ही हम इस जल्दी से कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो देखो भाई, आपको पता है कि हर एक एलिमेंट के नियर अबाउट कोई ना कोई नोबल गैस तो होगा ही। जैसे कि अगर स्कैंडियम की बात करें तो स्कैंडियम के नियर अबाउट जो हमारा एटॉमिक नंबर 18 है यानी कि आर्गन, वो एक नोबल गैस है, तो उसकी हेल्प हम लेंगे। यानी कि अगर मैंने लिख दिया आर्गन, इस आर्गन का मतलब ये होगा कि यहाँ पर 18 एलिमेंट्स आप लिख चुके हैं। अब आपको उसके आगे का लिखना है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का कॉन्फ़िगरेशन हो गया ख़त्म। उसके बाद क्या करना है, बस आगे की सीरीज़ को कंटिन्यू करना है। देन यहाँ पर आ जाएगा 4s2 एंड 3d1। एक और आसान तरीका यहाँ पर ये है कि आपको दिख रहा है कि स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है
21, तो कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हो जाएगा 3D1। सबसे सिंपल तरीका इसको आइडेंटिफाई करने का। इसी तरीके से अगर टाइटेनियम का लिखा जाए तो अगेन आपको वही आर्गन मेंशन करना है, यहाँ आ जाएगा 4s2 और यहाँ आ जाएगा 3d2। इसी तरीके से जब हम टाइटेनियम की बात करेंगे, टाइटेनियम के बाद वेनेडियम की बात करेंगे, तो अब आपको पता चल गया है मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पर आ जाएगा 3d3। नाउ कम टू द कंसेप्ट ऑफ क्रोमियम। देखिए जैसे ही मैं क्रोमियम का कंसेप्ट लिखूंगी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि क्रोमियम के केस में अगर मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखा आर्गन 4s2 3d4, और आपको अच्छे से पता है कि जैसे ही हम डी ब्लॉक की बात करते हैं तो डी ब्लॉक में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग आप कर सकते हैं वो होती है 10। तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं दैट मीन्स कि वो पूरी तरीके से स्टेबल है, और पूरी तरीके से स्टेबल होने की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल रहेगा। पूरा कॉन्फ़िगरेशन अगर उसका कंप्लीट है, कॉन्फ़िगरेशन पूरी तरीके से कंप्लीट है, दैट मीन्स वो क्या शो करेगा, दैट मीन्स कि वो शो करेगा कि वो कैसा है, फुल्ली फिल्ड है और हाईली स्टेबल है। कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं चाहेगा कि आप उसमें से निकाल पाओ। सिमिलर कंडीशन आपको देखने के मिलेगी जब अगर कोई एलिमेंट आपका हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड होने की वजह से भी वो एक स्टेबिलिटी को रखता है, स्टेबिलिटी शो करता है, वो भी नहीं चाहेगा कि कॉन्फ़िगरेशन आपका कम हो या एक इलेक्ट्रॉन उससे निकाला जाए। तो भी इन दोनों केस में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है कि अगर 3d5 है तो भी अच्छा है क्योंकि स्टेबल है, 3d10 है तो भी स्टेबल है। बट अगर बात की जाए जब कॉन्फ़िगरेशन हो 3d4 या फिर 3d9, जब इन दोनों कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करेंगे तो ये दोनों कैसे हैं, विलिंग टू हाफ फिल्ड, विलिंग टू फुल्ली फिल्ड, मतलब कि बस ये एक कदम दूर ही थे हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड होने के, बट एक एलिमेंट के वजह से, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से ये फुल्ली फिल्ड या फिर हाफ फिल्ड नहीं हो पाए हैं। तो उसके लिए हेल्प करेगा उनका दोस्त, उनका साथी, उनका प्रीवियस सबशेल जो कि है 4s एलिमेंट। 4s सबशेल जो है वो यहाँ पर हेल्प करने वाला है। कैसे हेल्प करेगा, ये बोलेगा मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अच्छी बात ये है कि s में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2। अगर दोनों हैं तो फुल्ली फिल्ड, अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर भी देता है तो भी कितने बचते हैं 1, और 1 भी है तो हाफ फिल्ड की कंडीशन, यानी कि दोनों ही कंडीशन में ये पूरी तरीके से स्टेबल है। तो स्टेबल होने की वजह से उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देगा इस 3D को। तो फाइनल हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन निकल कर आएगा दैट इज़ द 4s1 एंड 3d5। नाउ इट बिकम स्टेबल। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर, क्योंकि कॉपर के केस में भी आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी। कॉपर के केस में भी जब आप देखेंगे तो आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होना चाहिए, कॉपर के केस में भी आप कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो आपको मिलेगा आर्गन 4s2 3d9, जो कि पूरी तरीके से गलत है। वहाँ पर भी आपको सेम कंसेप्ट का यूज़ करना है और आंसर निकालना है, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 4s1 एंड 3d10, जो कि कैसा हो चुका है, अब डी ब्लॉक कंप्लीटली फिल्ड हो चुका है, यानी कि एक स्टेबल कंडीशन के अंदर आ गया है। तो इसीलिए आपसे सबसे ज़्यादा क्रोमियम और कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है, और पूछा जाता है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन ये ना होकर ये क्यों है। Why the configuration of chromium and copper is not 3d4 and 3d9? The answer is because of the half-filled configuration. It get maximum stability. Because of the fully filled configuration of copper, it get maximum stability. तो maximum stability जहाँ मिलेगी, हर एक एलिमेंट
वही मूव करना चाहता है, हर इंसान वही मूव करना चाहता है जहाँ पर उसको स्टेबिलिटी मिलती है। तो क्रोमियम और कॉपर को स्टेबिलिटी मिल रही थी 3d5 और 3d10 में, इसलिए इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो जाता है। 4s से ये एक इलेक्ट्रॉन मूव कर लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है और ट्रांजिशन की वजह से यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो देखने को मिलता है। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। तो देखो कितना आसान तरीका हो गया याद करने का। 21 यानी कि 3d1, 22 3d2, 23 3d3, 24 पता है d4 नहीं होगा तो d5, ठीक है। मैग्नीज 25 d5, 26 d6, 27 d7, 28 d8, 29 d9 होगा नहीं यानी कि d10 और जिंक d10। तो इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से आप कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। और अगर यही चीज़ आपको बाकी फर्दर में देखने को मिलेगी जब आप 5D सीरीज़ या 4D सीरीज़ का लिखेंगे, तो वहाँ पर भी सेम कंसेप्ट ही यूज़ करना है। सेम इसी तरीके से आपका पूरा सीक्वेंस चलेगा, बस इस 3D की जगह पर 4D हो जाएगा, 4S की जगह पर 5S हो जाएगा। यानी कि तरीका वही सेम है, सिर्फ नंबर्स जो शेल्स के नंबर हैं वो आपके चेंज हो जाएंगे, बाकी पूरी की पूरी चीज़ें आपकी सेम चलने वाली हैं। तो इस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, आपको कुछ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स तो ऐसे हैं जो कि पूरी तरीके से फिल्ड हैं, कुछ नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर क्या चीज़ें देखने को आपको मिल रही हैं, इस ट्रांजिशन का एक्चुअल मतलब क्या है, क्या शो करना चाहता है ट्रांजिशन से ऐसी क्या चीज़ आपको मिल रही है जिसकी वजह से ये चीज़ यहाँ पर हमको पढ़ाई जा रही है। और उसी के कंसेप्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं अभी आपसे वही एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट। All the transition element are D ब्लॉक एलिमेंट। देखिए भाई, यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। ऑल द डी ब्लॉक्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट, ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या फिर ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट, ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट आर डी ब्लॉक एलिमेंट। तो क्या इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ें हैं? तो देखिए, अभी जब मैंने आपको स्कैंडियम से लेकर जिंक तक का कॉन्फ़िगरेशन दिखाया, तो जब हम बात कर रहे थे स्कैंडियम से लेकर जिंक तक की, तो हमने एक चीज़ देखी कि जैसे ही मैं स्कैंडियम से मूव कर रही थी कॉपर तक, तो वहाँ पर मैंने देखा कि मुझे यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स मिले, राइट। यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे थे, किसी में 1 2 3 4 इस तरीके से अलग अलग मुझे यहाँ पर जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो देखने को मिले हैं। लेकिन जैसे ही मैं जिंक पे गई, जिंक के अंदर मैंने देखा कि इसके अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर हैं। जिंक का जो कॉन्फ़िगरेशन था वो हमने देखा था कि 3D 4S, ठीक है, ये रहा आपका 3D, और इसके अंदर भी कंप्लीटली 10 इलेक्ट्रॉन्स थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इसके अंदर कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी एलिमेंट के अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, इसका मतलब है कि वो ट्रांजिशन को शो नहीं करेगा। हाँ, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, अगर सारे के सारे
पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स नो ट्रांजिशन, के अंदर ट्रांजिशन नहीं होगा। लेकिन यही चीज़ जब हमने यहाँ देखी थी, स्कैंडियम से लेकर कॉपर तक के केस में हमें देखने को मिला कि यहाँ पर तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट मीन्स कि वो ट्रांजिशन को शो करेगा। तो अब हम स्टेटमेंट को फिर से पढ़ते हैं। ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं? नो। अभी हमने देखा जिंक एक डी ब्लॉक का ही एलिमेंट है, लेकिन ये ट्रांजिशन को शो नहीं करता है। वहीं हमने देखा ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट। तो हाँ, ये स्टेटमेंट आपका पूरा का पूरा सही है कि भाई जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे इस पूरी पीरियोडिक टेबल में, वो सारे के सारे आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। यानी कि ये स्टेटमेंट आपका पूरी तरीके से सही है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि ट्रांजिशन को शो नहीं करते हैं, तो आपका आंसर होगा स्कैंडियम, कैडमियम एंड मरकरी। जैसे ही आप दिखाई देंगे, आपको देखने को मिलेगा जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। जिंक, कैडमियम, मरकरी आपके ये 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि ग्रुप 12 में प्रेजेंट हैं। आप देखेंगे आपको ग्रुप 12 के अंदर देखने को मिल जाएंगे ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स। ये देखिए जिंक, कैडमियम और मरकरी, जो कि फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को शो करते हैं। और इसी की वजह से ये तीनों के तीनों एलिमेंट ट्रांजिशन को शो नहीं करेंगे। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं ये ट्रांजिशन को शो करते हैं। ठीक है, वापस आ जाते हैं अपने इस पॉइंट पे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो जैसे ही आप इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो काफ़ी सारी प्रॉपर्टी जो है वो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जो कि डी ब्लॉक की रहेंगी। कुछ ट्रेंड्स के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि हम सबसे पहले बात करें तो हम एक एटॉमिक साइज़ के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। वहीं अगर साथ साथ हम देखें तो एटॉमिक साइज़ के साथ हमें वहाँ पर उसका मास देखने को मिलेगा। डेंसिटी की हम बात करेंगे, यहाँ पर ये जो डेंसिटी है वो आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं इन सारे एलिमेंट्स की तो हम ये देखते हैं कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को भी शो करेंगे। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़नी है। साथ ही साथ हम यहाँ पर बात करेंगे उसके मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ की, कि भाई मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसा है, कम है, ज़्यादा है, किसमें कैसा है। इस तरीके से हम ये सारी प्रॉपर्टीज़ को एक एक करके डील करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला हमारा पार्ट आता है एटॉमिक साइज, और एटॉमिक साइज में ही आपको दिखाई दे रही है पीरियोडिक टेबल। बिकॉज यहाँ पर हम 2 कंसेप्ट पे बिहाफ पर बात करेंगे। एक हम बात करने वाले हैं अलोंग द पीरियड, कि भाई जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, जैसे ही हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे हमें किस तरीके से चेंजेस देखने को मिलेंगे। और दूसरी हम बात करते हैं यहाँ पर डाउन द ग्रुप, कि भाई जब डाउन द ग्रुप जाया जाएगा तब क्या क्या चेंजेस हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अलोंग द पीरियड केस में, तो जैसे ही आप मूव करेंगे यहाँ स्कैंडियम से तो आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ही हम स्कैंडियम से मूव करेंगे मैग्नीज तक, तब आपको देखने को मिलता है कि एक एक स्टेप में ना एक एक एलिमेंट बढ़ रहा है। दैट मीन्स कि एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका बढ़ता जा रहा है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से यहाँ पर काम करने वाला है Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव क्या होता है? सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये Z इफेक्टिव होता क्या है। Z इफेक्टिव को बोला जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, आइए ज़रा डिटेल से हम इसको Z इफेक्टिव के कंसेप्ट को यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए
जेड इफेक्टिव की जब हम बात करेंगे तो जेड इफेक्टिव का मतलब है कि ये रहा मेरा न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अराउंड में काफ़ी सारे ऑर्बिट्स हैं, और उन ऑर्बिट्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी मस्ती कर रहा है, वो घूमता हुआ पाया जा रहा है, कहीं पर भी हो सकता है। सिर्फ प्रोबेबिलिटी की हम बात करते हैं कि यहाँ पर हो सकता है, और एक दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बिल्कुल लंदन पहुँच चुके हैं घूमते घूमते, उनका कोई भी ठिकाना नहीं है। तो देखिए न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, नो डाउट। न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। वहीं अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, नेगेटिव चार्ज है। दोनों की क्या टेंडेंसी है, उन दोनों की टेंडेंसी है कि ये दोनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ये दोनों, यानी कि न्यूक्लियस की टेंडेंसी है अट्रैक्शन करने की, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा कौन, न्यूक्लियस। तो देखो भाई, अगर कोई भी रोक टोक नहीं है, कोई तुमको टोकने वाला नहीं है, तो तुम क्या करने वाले हो, तुम आसानी से वो जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींच लोगे। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज़्यादा आपके अंदर पावर आएगा कि उन इलेक्ट्रॉन को आप अपनी तरफ खींचेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन की पावर है, ठीक है, ये जो पावर है ना, द पावर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो पावर है यही पावर कहलाती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कि जैसे ही आप के अंदर वो पावर आ गई है कि न्यूक्लियस जो है इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है, और जैसे ही ये खींचेगा आप देखेंगे कि सारे के सारे जो शेल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएंगे, यानी कि जो एटम का साइज है वो आपको डिक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर इसी केस में हम बात करें कि यहाँ पर मैं लगा दूँ कुछ स्क्रीन्स, कि जैसे ही अगर मैं कोई स्क्रीन यहाँ पर लगा दूँ, तो जब हम स्क्रीन की बात करते हैं, स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट की बात करते हैं, और इसी स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट का एक और नाम है शील्डिंग इफ़ेक्ट। ठीक है भाई, हम अमेरिकन कैप्टन से लेकर आएंगे उसकी शील्ड, और उसका हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो चाहे हम स्क्रीन की बात करें या फिर शील्ड की बात करें, जैसे अभी आपके और मेरे बीच में कोई नहीं है, लेकिन अगर इसी के बीच में काफ़ी सारी स्क्रीन्स लगा दी जाएँ जिससे कि आप मुझे ना देख पाओ, तो उससे क्या होगा, मेरा और आपका जो एक अट्रैक्शन बन रहा है वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाएगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आप और मैं आपस में बात कर ही नहीं पाएंगे। राइट, तो जो अभी हमें जोड़ के रखा हुआ है वो है नेटवर्क। अगर नेटवर्क हट जाएगा तो क्या होगा, नेटवर्क हटेगा तो हमारे बीच में एक स्क्रीन आ जाएगी, एक शील्ड आ जाएगी, जिसके वजह से हम एक दूसरे तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ऐसा ही कुछ होगा इस न्यूक्लियस के साथ, कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स आपस में पेयर हो गए, उन्होंने अपनी जोड़ियां बना ली हैं, वो पेयर हो चुके हैं, और जैसे ही वो पेयर हो जाएंगे आपको ये देखने को मिलेगा कि अब ये जो न्यूक्लियस है इस इलेक्ट्रॉन से दोस्ती नहीं कर पा रहा है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, और जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा, उस कंडीशन के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि जो साइज़ है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये दोनों इफ़ेक्ट हैं जो कि एटॉमिक साइज में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो इन्हीं दोनों कंसेप्ट को अभी हम अपनी इस स्लाइड के अंदर समझते हैं। तो देखिए, जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे थे, तो यहाँ पर इस केस में जब हम बात करेंगे कि जैसे ही हम स्कैंडियम से मैग्नीज की तरफ मूव करेंगे, धीरे धीरे एक एक इलेक्ट्रॉन आता जा रहा है, वो भी कैसा है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो जेड इफेक्टिव है वो बहुत तेज़ी से काम करेगा, शील्डिंग इफ़ेक्ट का काम वहाँ पर नहीं होगा, और उसी के वजह से जो भाई साइज़ है वो क्या हो जाएगा, साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन यही चीज़ हमें देखने को मिलेगी जब यही चीज़ हम बात करेंगे, कहाँ से आगे बढ़ते हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकल। तो जैसे ही हम बात करेंगे आयरन, कोबाल्ट, निकल, इन तीनों ही कंडीशंस में हम देखते हैं कि अब एक एक करके जो पेयरिंग है वो शुरू हो गई है। जैसे अगर इस कोबाल्ट की बात की जाए, इस कोबाल्ट के केस में अगर हम देखते हैं तो एटॉमिक नंबर कितना है, 20,
7 है और 27 एटॉमिक नंबर है, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7। कुछ ऐसी कंडीशन है कि यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो कि अनपेयर हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो कि पेयर हो चुके हैं और पेयर होने के वजह से अब यहाँ पर शील्ड लगनी चालू हो गई है, लेकिन अभी भी कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अनपेयर्ड है, यानी कि दोनों ही अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो इसी वजह से इस कंडीशन में हमें देखने को मिलता है कि जो Z इफेक्टिव है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट के बराबर रहता है, इसीलिए जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट हमें सेम देखने को मिलती है। कैसी मिलेगी? सेम मिलेगी। लेकिन जैसे ही हम मूव करेंगे कॉपर से जिंक की तरफ, तो जैसे ही कॉपर से जिंक की तरफ आप मूव करेंगे आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑलमोस्ट फिल्ड हो चुका है और उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन्स जो हैं वो आ चुकी हैं। तो उस कंडीशन के अंदर जो Z इफेक्टिव है वो बिल्कुल ही काम नहीं करेगा और स्क्रीनिंग इफेक्ट का जो केस है वो वहाँ पर आ जाएगा और वहाँ पर आपकी जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। यानी कि जैसे ही स्कैंडियम से आप मूव करते हैं जिंक की तरफ, तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि जैसे ही यहाँ से यहाँ तक गए साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हुआ। यहाँ से यहाँ तक के केस में साइज़ आपको ऑलमोस्ट बराबर मिल रही है, लेकिन जैसे ही कॉपर और जिंक के केस में जाएंगे साइज़ जो है एटॉमिक साइज़ वो आपकी इंक्रीज़ हो रही है। और सेम यही पैटर्न आपको फर्दर भी देखने को मिलेगा। यही बात अगर डाउन द ग्रुप के केस में करी जाए तो देखो भाई, जैसे ही हम डाउन द ग्रुप के केस की बात करते हैं तो डाउन द ग्रुप के केस में हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो शेल्स जो हैं वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। शेल इंक्रीज़ होने के वजह से जो न्यूक्लियस है उसका जो अट्रैक्शन पावर है इस इलेक्ट्रॉन से कम होता जा रहा है। उनके दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है और डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो नहीं लग पा रहा है। और इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब ज़्यादा नहीं होगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली साइज़ इंक्रीज़ होगी। यानी कि अगर शेल आपका इंक्रीज़ होता है तो उसके साथ साथ जो साइज़ है वो भी इंक्रीज़ होती हुई आपको दिखाई देगी। और यही चीज़ अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जैसे ही आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ही आप स्कैंडियम से, ठीक है, स्कैंडियम के केस में जब आप जाएंगे तो आपको आसानी से कुछ इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं थर्ड ग्रुप से फोर्थ ग्रुप पर जाती हूँ, ये आपका थर्ड ग्रुप है, ये रहा आपका फोर्थ ग्रुप। तो जैसे ही हम थर्ड ग्रुप से फोर्थ ग्रुप पे जाएंगे तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि भाई देखो, टाइटेनियम ठीक है, जर्कोनियम ठीक है, टाइटेनियम और जर्कोनियम के बाद आपको यहाँ पर मिल रहा है हाफियम जो कि एक F ब्लॉक का एलिमेंट है। अब ये D ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पर फिर से एक चीज़ आपको समझाने वाली आती है। तो देखिए, जैसे ही हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो शील्डिंग इफेक्ट है वो फिर से रोल प्ले करता है। और शील्डिंग इफेक्ट के केस में जब हमें देखने को मिलती हैं चीज़ें तब हमें पता लगता है कि कौन कितना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट शो कर सकता है। तो सबसे अच्छा शील्डिंग इफेक्ट शो करता है S ब्लॉक, देन P, देन D, देन F। यानी कि ये एक सीक्वेंस है और इसी सीक्वेंस के हिसाब से आपका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो लगता है। ये क्या बताना चाहता है? ये आपको ये बता रहा है कि जो S ब्लॉक के अंदर अगर कोई इलेक्ट्रॉन फिल है इसका मतलब वो प्रॉपर तरीके से जो शील्डिंग इफेक्ट है वो शो करेगा। देन उसके बाद P, देन D, देन F ब्लॉक के केस में जब आप यहाँ पर जाएंगे तब आपको देखने को मिलेगा कि जो F ब्लॉक है वो एकदम पुअर शील्डिंग इफेक्ट को शो करता है। और पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करने के कारण जो साइज़ है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा। और जैसे ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हुआ जो साइज़ है वो क्या होता जाएगा, साइज़ जो है वो धीरे 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 डिक्रीज़ होता जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कुछ इस तरीके से
कि जब हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, राइट द सीक्वेंस ऑफ एटॉमिक साइज इन ग्रुप 4, कि भाई जो ग्रुप 4 है उसका एक सीक्वेंस आप लिखिए एटॉमिक साइज का। तो भाई हमारे 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तिजोरी, हाफ, क्यों, ठीक है, ये आपके 4 एलिमेंट्स हैं, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफियम और क्रुचोबियम, ठीक है। तो जैसे ही आप देखते हैं, जैसे ही नीचे जाएंगे, इन दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों ही एलिमेंट जो हैं वो आपके डी ब्लॉक के हैं, यानी कि वहाँ पर आपको थोड़ी बहुत शील्डिंग इफेक्ट देखने को मिलती है, यानी कि इसके हिसाब से जर्कोनियम का जो साइज़ है वो ऑटोमेटिकली आपको सही सही इंक्रीज दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही जर्कोनियम से हाफियम पे जाते हैं, हाफियम के कुछ एलिमेंट जो हैं वो एफ ब्लॉक पर फिल होने लग जाते हैं, इसके वजह से ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करता है, और इसी के वजह से इन दोनों का जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है, और बाकी डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज़ और ज़्यादा इंक्रीज होता हुआ हमें दिखाई देता है। तो जब हम बात करते हैं बाकी की चीज़ों में, बाकी के एलिमेंट्स जब हमें देखने को मिलते हैं ग्रुप में, तो कुछ इस टाइप का सीक्वेंस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो जब हमने बात करी यहाँ, तो ये जितने भी हमारे 4th ग्रुप से अगर हम बात करें, तो जब भी हम बात करेंगे 4th ग्रुप से 12 ग्रुप तक, तो हमें कुछ इसी टाइप का सीक्वेंस जो है वो देखने को मिलेगा। शुरू के 2 जो हैं वो तो प्रॉपर शो करेंगे, यानी कि शेल बढ़ेगा तो साइज इंक्रीज होगी, लेकिन उसके बाद जो आपका 5th पीरियड है और 6th पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनका साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, क्योंकि उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एफ ब्लॉक के अंदर फिल होना शुरू हो गए हैं। तो शील्डिंग इफेक्ट कम होने की वजह से उनका जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा। लेकिन जैसे ही हम बात करेंगे पीरियड 7 की, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इसके अंदर जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि वो पूरी तरीके से एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर आ चुका है। और इसी कंसेप्ट को हम लेंथेनाइट और एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन के फॉर्म में समझते हैं। तो देखिए, जैसे ही हम इसके आगे मूव करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा लेंथेनाइट और एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो जब भी हम बात करते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की, तो एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर 2 चीज़ें हमें मिलेंगी, ठीक है, एक है आपका लेंथेनाइट और दूसरा है एक्टिनाइट। तो जैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन्स किस में आ चुके हैं, एफ ब्लॉक में आ गए हैं, वहाँ पर पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करेगा, और उसी के वजह से जो साइज़ है, एटॉमिक साइज़ है, वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, और इसी को लेंथेनाइट और एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है। बस फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है सबशेल्स का, कि कौन से सबशेल में होगा तो क्या बोला जाएगा। तो अगर आपका एलिमेंट 4f सब शेल में प्रेजेंट है तो उसको लेंथेनाइड में बोला जाएगा, 5f में है तो उसको हम एक्टिनॉइड में लेंगे। तो अगर यही चीज़ आपसे लिखने के लिए बोल दी जाए कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, तो हम क्या मेंशन करते हैं, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इफ द इलेक्ट्रॉन present in 4f subshell due to f block poor shielding effect shown and the size decreases
दिस इज कॉल्ड lengthenoid contraction। कि जब हम बात करते हैं कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन 4f सबशेल में प्रेजेंट है, जिसके वजह से f ब्लॉक जो है एक पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करता है, और उसी वजह से जो साइज़ है वो आपकी डिक्रीज हो जाती है, और इसको ही लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है। सेम इसी तरीके से जब हम एक्टिनॉइड की बात करते हैं तो एक्टिनॉइड के केस में 4f सबशेल की जगह पर हम 5f सबशेल की बात करते हैं, और इसी वजह से जो साइज़ है वो डिक्रीज़ हो जाती है। ये फिनोमेना आपका कहलाता है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये वो दोनों कॉन्ट्रैक्शन के फिनोमेना हैं जिनकी वजह से साइज़ आपकी डिक्रीज़ होती है, और सबसे ज़्यादा आपसे ये चीज़ें पूछी जाती हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट लिख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये हेल्प करेगा। इसी के रिस्पेक्ट में एक क्वेश्चन आता है, तो उस क्वेश्चन को समझते हैं। सो बिकॉज ऑफ द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट हैव नियरली द सेम एटॉमिक रेडियाई। अभी इस तरीके का एक क्वेश्चन मैंने आपको इसी कंसेप्ट पे समझाया है, और सेम उसी तरीके का क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आ चुका है। फटाफट से आप इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपने कितनी पढ़ाई करी है, कितना सीखा है, और कितना कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है, ताकि आप इस आंसर को बता पाएँ। तो जल्दी से मुझे बताइए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि सेम एटॉमिक रेडियाई को शो कर रहा है। आपको जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो एलिमेंट्स देखकर आपको समझ में आ रहा है कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये ग्रुप 4 के एलिमेंट हैं, और ग्रुप 4 के एलिमेंट का सीक्वेंस किस किस के लिए बोला जा रहा है, सेम एटॉमिक रेडियाई। और जब भी सेम एटॉमिक रेडियाई की बात आती है तो मैंने आपको बोला है कि जो 5D और 6D सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं ये सेम रेडियाई को शो करते हैं। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि सेम शो कर रहा है? तो मुझे यहाँ पर आसानी से दिखाई दे रहा है कि ज़र्कोनियम और हाफियम ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि सेम एटॉमिक रेडियाई को शो करते हैं। इस तरीके से हमने पूरा सीक्वेंस इसका समझा था। तब मैंने आपको बताया था भाई तिजोरी हाफ क्यों, तिजोरी आधी क्यों है, तिजोरी हाफ क्यों। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि ये 5D एंड 6D नहीं, 5 पीरियड और 6 पीरियड है ना, 5 पीरियड और 6 पीरियड की हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पर हम बात करते हैं, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं डेंसिटी की। तो डेंसिटी के कंसेप्ट में आपको अच्छे से पता है कि जो डेंसिटी है उसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम वॉल्यूम के कंसेप्ट में साइज़ का कंसेप्ट लेंगे। अगर मैं चाहती हूँ कि डेंसिटी ज़्यादा हो तो उसके लिए जो मास है वो कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, और जो साइज़ है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अगर कुछ इस तरीके का सीक्वेंस, इस तरीके का पैटर्न मुझे मिल जाता है तब उस केस में मेरी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होने वाली है। तो चलो फिर से देखते हैं अपने पीरियोडिक टेबल को और समझते हैं कि किस तरीके से डेंसिटी ज़्यादा हो सकती है। तो चलो अगेन हम डाउन द ग्रुप और अलॉन्ग द पीरियड की बात करते हैं। तो देखो जैसे ही हम अलॉन्ग द पीरियड की बात करेंगे आपको देखने को मिलता है कि जैसे जैसे आप आगे मूव करते हो हर एक एलिमेंट में जो मास है वो बढ़ता चला जाता है, उसका एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जाता है। यानी कि जब हम अलॉन्ग द पीरियड मूव कर रहे हैं तो जो मास है वो इंक्रीज हो रहा है, और मास इंक्रीज होने के वजह से, ठीक है, लेकिन हमने ये भी देखा था कि जैसे हम एक सीक्वेंस में जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, और इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो भी आपका क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। यानी कि हमको हमारा पैटर्न मिल चुका है। जैसे ही हम अलॉन्ग द पीरियड मूव करेंगे
तो भाई मास तो इंक्रीज होगा लेकिन साइज जो है वो डिक्रीज हो जाती है, और इसी के वजह से हमारी जो डेंसिटी है वो अलोंग द पीरियड मूव करने पर इंक्रीज होगी। जैसे ही हम डाउन द पीरियड पे मूव करेंगे तो डाउन द पीरियड के केस में भी अभी हमने देखा कि इसके केस में जो साइज़ है वो हमारा इंक्रीज हो रहा था, लेकिन जैसे ही एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आ रहे थे साइज़ हमारा डिक्रीज भी हो रहा था। लेकिन अगर बात की जाएगी मास की, तो मास क्या हो रहा है, मास तो भाई कंटिन्यूसली इंक्रीज ही हो रहा है, तो मास में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन एफ ब्लॉक के प्रेजेंट होने की वजह से जो साइज़ है हमारा वो क्या हो रहा है, साइज़ डिक्रीज हो रहा है। लेकिन बाकी के केसेस में जो शेल बढ़ने के वजह से साइज़ जो है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि यहाँ पर भी कुछ ऐसी कंडीशन है कि जो साइज़ है वो शेल बढ़ने की वजह से इंक्रीज होगा, और जैसे ही वो इंक्रीज होगा शेल, यानी कि भाई हमें पैटर्न दूसरा मिलेगा। तो जैसे ही हम अलोंग द पीरियड मूव करेंगे, तो अलोंग द पीरियड मूव होने के वजह से जो मास है हमारा वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है और साइज जो है वो डिक्रीज हो रही है, यानी कि डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। लेकिन जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो डाउन द ग्रुप के केस में हमें चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट देखने को मिलती हैं। हमें यहाँ पर जो पैटर्न है वो अलग मिलता है, क्योंकि मास की बात करें तो मास तो इंक्रीज़ हो रहा है, साथ ही साथ जो साइज़ है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। अब जब दोनों ही चीज़ें इंक्रीज़ होंगी तो डेंसिटी पे कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज अगर दोनों ही इंक्रीज़ हो रहा है तो फिर डेंसिटी किस फॉर्म में जाएगी ये डिपेंड करेगा कि मास ज़्यादा बड़ा है या फिर साइज़ ज़्यादा बड़ा है। इसीलिए यहाँ पर हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। बट अगर बात की जाएगी अलोंग द पीरियड के केस में तो वहाँ पर हमें साफ साफ देखने को मिलता है कि भाई डेंसिटी जो है वो अलोंग द पीरियड इंक्रीज होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो अब हमारा कंसेप्ट आता है मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ का, यानी कि यहाँ पर हम दो एटम के बीच में जो बॉन्डिंग हुई है उसकी स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो देखिए, जो मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। पहली बात आती है कि भाई बॉइलिंग पॉइंट, अगर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो जो मेटल की बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रॉन को आप आसानी से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो एनर्जी है वो लगानी पड़ती है। उसी के साथ साथ अगर बात की जाएगी अनपेयर इलेक्ट्रॉन की, तो जितने ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेंगे, जितने मैक्सिमम होंगे, मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो भी आपकी मैक्सिमम मिलेगी। तीसरा आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो अगर स्ट्रक्चर आपका कॉम्पैक्ट है, कैसा है, अगर स्ट्रक्चर आपका ओपन है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओपन के केस में भी आपकी जो मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ है ये इंक्रीज होती है। लेकिन अगर आपका स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्पैक्ट है, एकदम एक दूसरे के अंदर घुसा हुआ है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर अगर आपको देखने को मिल रहा है, तो इस केस के अंदर जो मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि भाई किस तरीके से मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ काम कर रही है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की केस में, ठीक है। तो चलो, आपको ये फिगर दिखाई दे रहा है और ये फिगर जो है वो आपके एनसीईआरटी का ही है। ये फिगर जो हमने लिया है वो कहाँ से लिया है, एनसीईआरटी से ही लिया हुआ है। तो देखो, इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये हमारे 3D सीरीज़ के एलिमेंट हैं, ये 4D सीरीज़ के एलिमेंट हैं और ये 5D सीरीज़ के एलिमेंट्स जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है। तो जैसे ही हमने बात करी थी, हम स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक मूव करते हैं तो हम देखते हैं कि एक एक करके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जो हमारा ग्राफ है वो टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम तक बढ़ा। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये अब नीचे चला गया है, यानी कि ये मैग्नीज जो है वो नीचे आ गया है, जबकि क्रोमियम के ऊपर आना चाहिए था, बिकॉज मैग्नीज के अंदर तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पर जो मैग्नीज है इसका मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गया? तो उसी में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है जो कि इसी कंसेप्ट में आपसे पूछा जाता है कि वाई द मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ
why the metallic bond strength of chromium is more than मैग्नीज। कि भाई ऐसा क्यों होता है कि जो क्रोमियम है इसके अंदर तो कम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि अगर क्रोमियम और मैग्नीज के स्ट्रक्चर की बात की जाएगी तो हम देखते हैं कि भाई क्रोमियम के अंदर तो हमें सिर्फ और सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं, जबकि मैग्नीज के अंदर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो मैग्नीज के अंदर मुझे टोटल 5 जो हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। लेकिन जो मैग्नीज का साइज़ है ये कॉम्पैक्ट होता है, तो कॉम्पैक्ट साइज होने के वजह से कैसा होता है, कॉम्पैक्ट साइज होने के वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज़ हो जाता है, और इसी वजह से जो इसकी मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो भी डिक्रीज़ हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि जो मैग्नीज है इसकी जो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज़ हो गई है। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि ऐसा क्यों होता है कि क्रोमियम के अंदर कम इलेक्ट्रॉन्स हैं अनपेयर्ड, मैग्नीज के अंदर ज़्यादा है, बट स्टिल ये मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ को शो करता है मैक्सिमम। द रीज़न बीइंग बिकॉज ऑफ द कॉम्पैक्ट या क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ द मैग्नीज, इट्स बॉइलिंग पॉइंट बिकम लोअर दैन क्रोमियम, और इसी वजह से ये मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा शो नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, साथ ही साथ में मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा टंगस्टन है उस टंगस्टन का हम यूज़ करते हैं किसके अंदर, फिलामेंट के अंदर। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों को पता है कि टंगस्टन का यूज़ किया जाता है फिलामेंट के अंदर। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि टंगस्टन के अलावा ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो हम यूज़ कर सकते हैं इन रिप्लेसमेंट ऑफ टंगस्टन, यानी कि ऐसा कौन प्रॉपर्टी शो करता है टंगस्टन के अलावा जो भाई हम यूज़ कर पाएँ जब हमारा फिलामेंट हमें बनाना हो। तो देखो भाई, उसके लिए हम यूज़ करते हैं मॉलिब्डेनम और क्रोमियम। एग्जैक्टली अगर आपके पास टंगस्टन नहीं है या टंगस्टन के रिप्लेसमेंट में आपसे चीज़ें पूछी गई हैं तो हम यूज़ करते हैं वहाँ पर मॉलिब्डेनम या फिर क्रोमियम। द रीज़न बीइंग ये तीनों एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। आपको देखने को मिल रहा होगा, देखिए जैसे ही मैं इस ग्रुप की बात करूं, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन, यहाँ साफ साफ आपको ग्रुप 6 के अंदर दिखाई दे रहा है। तीनों ही सेम ग्रुप में प्रेजेंट है, यानी कि सिमिलर प्रॉपर्टी को ही शो करते होंगे। तो सिमिलर प्रॉपर्टी को शो करने की वजह से टंगस्टन के अलावा आप क्रोमियम और मॉलिब्डेनम को भी यूज़ कर सकते हो एज अ फिलामेंट। ये कुछ फर्दर न्यूज़ थी इंटरेस्टिंग जो कि आपके काम आएगी। आइए चलिए नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट है जिस पर हम बात करते हैं, जो कि बताता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ये ट्रांजिशन को शो करते हैं, और इसी ट्रांजिशन की वजह से ये यहाँ पर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बनाते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का जो कंसेप्ट है वो डी ब्लॉक के अंदर ही आता है, और इसी वजह से भी डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। एक रीज़न मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वो एस और पी ब्लॉक के बीच में प्रेजेंट होने की वजह से भी ट्रांजिशन बोला जाता है। साथ ही साथ ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, इसीलिए भी हम इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सा एलिमेंट कितनी वैलेंसीज शो कर सकता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देखिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की जब हम बात करते हैं तो ये डिपेंड रहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, कि भाई जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उस कॉन्फ़िगरेशन का जो लास्ट शेल है उस शेल के अकॉर्डिंग ही हम बताएंगे कि भाई ये कितना वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर सकता है। तो फटाफट से हम फिर से एक बार इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पर मेंशन करेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें यहाँ पर एकदम सही तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो बस मैं यहाँ पर इनके लास्ट शैलो का यूज़ करने वाली हूँ। ठीक है, 4s2 3d1
4s2 3d2, 4s2 3d3, 4s1 3d5 आ गया यहाँ पर, 4s2 3d5, 4s2 3d6, 4s2 3d7, 4s2 3d8, and now 4s2 sorry 4s1 3d10 copper, and now is zinc is 4s2 3d10। तो जब हम इनके आगे की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अलग अलग टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं जो कि ये शो करते हैं। तो देखो, जब स्कैंडियम की बात की जाए तो स्कैंडियम इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट को यहाँ पर शो करने वाला है। क्या इसके अलावा और भी एलिमेंट्स हैं? हाँ है। इसके अलावा और भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि वेरिएबल वैलेंसीज या वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट नहीं रखते हैं, और वो कौन है? वो हैं जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स को शो नहीं कर सकते, यानी कि जिंक, कैडमियम और मरकरी। ये 3 आपके और ऐसे एलिमेंट हैं जो कि एक सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि अनपेयर के फॉर्म में ऐसा कौन है, तो अनपेयर के फॉर्म में है स्कैंडियम। टाइटेनियम की बात करें तो +2, +3 एंड +4। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये लास्ट वाले शेल्स को हम ऐड करके ही इनकी वैलेंसीज बताते हैं, +2, +3, +4 एंड +5। क्रोमियम के केस में हम बात करेंगे +2, +3, +4, +5 एंड +6। और सबसे ज़्यादा वैलेंसीज जो शो कर सकता है वो है आपका मैग्नीज, जो कि +2 से लेकर +7 तक की वैलेंसीज आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी। ठीक है, आयरन के केस की हम बात करते हैं। आयरन के केस में हम देखते हैं +1, +2, +3, +4, +5 एंड +6। कोबाल्ट के केस में हम बात करते हैं तो +2, +3 एंड +4। ठीक है, निकल के केस की हम बात करेंगे तो +2 और +3। कॉपर के केस में +1, +2 एंड जिंक के केस में हमें देखने को मिलता है +2। तो अगर आप इसी सीक्वेंस से बात करेंगे तो आप यहाँ पर देखते हैं कि जो स्कैंडियम है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बट स्टिल एक ही वैलेंसी को शो करता है, दैट इज द +3। और जिंक जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ +2 वैलेंसी को शो करता है। जिंक के साथ साथ कैडमियम और मरकरी, ये 2 एलिमेंट्स ऐसे और हैं जो कि +2 वैलेंसी को शो करते हैं। चलिए आगे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनको हम देखते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। नेम अ ट्रांजिशन एलिमेंट्स विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम लेना है, क्वेश्चन बड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ऐसे ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम आपको बताना है जो कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं करता है। गलती नहीं करनी है, सही सही आंसर बताना है। बिल्कुल सोचिए, रुकिए और आंसर बताइए कि ऐसा कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है जो कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। तो मुझे पता है आप सभी लोगों को आंसर आ गया होगा, और उस आंसर का नाम है स्कैंडियम। स्कैंडियम वो एलिमेंट है जो कि एक ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी है, बिकॉज इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये साथ ही साथ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं करता है। और अगर ट्रांजिशन एलिमेंट मेंशन नहीं होता, सिर्फ आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट होता, तो स्कैंडियम के साथ साथ आपका जिंक, कैडमियम, मरकरी भी आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। क्या पूछा जा रहा है? कॉपर प्लस स्टेबल इन गैसियस स्टेट बट कॉपर +2 स्टेबल इन एक्वस स्टेट, व्हाई? नाइस। आपसे पूछा गया है कि जो कॉपर प्लस है इसको अगर हम गैसियस स्टेट में बात करें तो ये स्टेबल होता है, वहीं अगर कॉपर +2 की बात की जाए तो कॉपर +2 जो है ये एक्वस स्टेट में स्टेबल है। इसका मतलब क्या है? इसका रीज़न पूछा गया है आपसे, तो क्या इसका कोई रीज़न बता सकता है?
तो इतना तो मैं आप लोगों को जानती हूँ कि आप कॉपर प्लस गैसियस स्टेट में स्टेबल क्यों है, ये तो आप आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो मुझे वहाँ पर साफ साफ चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो देखिए, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं पहले कॉपर का। तो हमने देखा था कि यहाँ पर हमारे पास था आर्गन, साथ ही साथ था कॉपर 4s1 और यहाँ पर था 3d10। यानी कि इस केस में जब हम देखेंगे तो अगर कॉपर प्लस बनाया गया है तो कॉपर प्लस जब हम बनाएंगे तो इसका एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 4s0 और 3d10 यानी कि कम्प्लीटली फिल्ड वाली कंडीशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। और कम्प्लीटली फिल्ड होने की वजह से ये कैसा है, गैसियस स्टेट में स्टेबल है। लेकिन अगर कॉपर +2 किया गया तो अगर हम गैसियस स्टेट में देखेंगे तो ये अनस्टेबल कंडीशन आ गई 3d9, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है। इसीलिए क्या बोला गया है कि ये कहाँ स्टेबल है, ये आपका स्टेबल है एक्वस स्टेट में। अब एक्वस स्टेट में स्टेबल होने के पीछे जो रीज़न है वो रीज़न है आपका हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाँ, क्या बात कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी की, कि जो कॉपर होता है उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है और इसी के वजह से जो कॉपर +2 है आपका ये एक्वस स्टेट में स्टेबल होता है। तो ये आंसर देना बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, टू द पॉइंट आंसर आपको देने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये आपका इस लेक्चर के अंदर, इसका आंसर आप सभी लोगों को बताना है। हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर इन द सीरीज। आपको एक सीरीज दी गई है, वेनेडियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड और मैंगनीज ऑक्साइड। आपको ये बताना है कि ये कैसे आया, ये रीज़न क्या है, इसके पीछे का रीज़न। तो फटाफट से सोचिए और जितने भी आंसर्स आपके पास हो सकते हैं वो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करिए। और मैं भी देखती हूँ कि कितना आप लोगों ने सीरियसली इस लेक्चर को सुना है और पढ़ा है। आगे आपके लिए मैं लेकर आऊँगी एनसीईआरटी का डिस्कशंस। इसके अंदर हम पूरे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को एक एक करके समझेंगे। साथ ही साथ जो हमारे रिएक्शंस हैं मैग्नीज की और क्रोमियम के कंपाउंड्स के साथ, उन रिएक्शंस को हम उस चैप्टर के साथ डील आउट करेंगे, जहाँ पर आपको रिएक्शन भी मिलेंगी और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी हम साथ ही साथ पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में इसके आंसर बताइए, बाकी फिर हम आगे मिलते हैं। थैंक यू।